नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। नए ज़माने में नई तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जाहिर सी बात है, नए अफसर तमाम चीज़ों की कमान संभाल रहे हैं। उनके नए उद्देश्यों को भांपने और उसको जांचने, परखने और उसको कैसे धरातल पर उतारना है, उसकी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों में हमारे साथ करने के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं बिथरी चैनपुर ब्लॉक, जो बरेली ज़िले में है, वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अवनीश जी, आपके बारे में थोड़ा सा और पहले तो थोड़ा सा परिचय जानेंगे कि आप कहाँ से हैं और किस तरह से आपने यहाँ तक का जो अचीवमेंट आपका है वो है, और कब से आपकी नियुक्ति रही, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। बेसिकली मेरा नाम अवनीश प्रताप है और मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति जनपद कासगंज में हुई थी और उसके बाद अभी 1 जनवरी 2022 को मैंने बरेली डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया था। और अगर मैं अपनी बेसिक शिक्षा के बारे में बात करूं तो मैंने भी 1 से 8 तक प्राथमिक एजुकेशन जो अपने हैं ये प्रसिद्धि विद्यालय में ही ली थी। अच्छा। और उसके बाद 9 to इंटर फिर मैं दूसरे एक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज था, वहाँ से हुई। ग्रेजुएशन मेरा SRMS बरेली था, यहाँ से किया था मैंने। ग्रेजुएशन किस उसमें किया आपने? एक्चुअली मैंने बी फार्मा किया था। बी फार्मा किया? जी जी। तो मतलब आपने फार्मासिस्ट की लाइन नहीं पकड़ी और उसकी जगह एजुकेशन की आप फील्ड में, ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली मेरा मतलब इच्छा थी कि मैं एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बनाऊं। मुझे अच्छा लगता था। इससे पहले मैंने जब यहाँ आने से पहले मैं टीचिंग भी मैंने की है। कहाँ? मैं 69,000 में शिक्षक भर्ती में मैं पीलीभीत में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त था। अच्छा, आप हाँ, मतलब इसी विभाग में आप शिक्षक के तौर पर भी आप नियुक्त हो चुके हैं। वो कब हुए आप? मैं 2000 उससे पहले मैं लगभग 4 साल तक राजस्व लेखपाल भी रहा हूँ पीलीभीत में ही। अच्छा, आप लेखपाल रहे हैं, टीचर भी रहे हैं और अब खंड शिक्षा अधिकारी हैं। जी जी जी। तो खंड शिक्षा अधिकारी आप बाद में आपका जो है वो चयन हुआ? हाँ, ये मैं टीचर ज्वाइन किया था। टीचर ज्वाइन करने के 1 दिन बाद ही मेरा लोक सेवा आयोग के वो 100वां आयोग जो परिषद थी उससे मेरा चयन हुआ था 30 जनवरी 2021 को। अच्छा अवनीश जी, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि आप बेसिक शिक्षा परिषद के ही विद्यालय में आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक आपने पढ़ाई की है, और इन विद्यालयों का आप देख ही रहे होंगे कि अभी इस वक्त क्या पोजीशन है। और जाहिर जो सभी जानते हैं कि इसमें बहुत ही वंचित तबका जो है समाज का, वहाँ से उस बैकग्राउंड के बच्चे आमतौर पर पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ की आपकी थोड़ी पोजीशन जानना। देखिए, मेरे पापा किसान ही थे। मैं सामान्य कृषक परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। शायद उन्होंने 5वीं तक की एजुकेशन ली थी। मेरी माँ बिल्कुल मतलब इलिटरेट थी, अनपढ़ थी। लेकिन मेरे माँ और पापा दोनों लोगों का एक एम था, उन्होंने शिक्षा को महत्व बहुत ज़्यादा दिया। इसकी वजह से हम 5 भाई बहन हैं और 5 में हम दोनों 2 भाई हैं और 3 बहन हैं। तो आज सारे लोग वेल सेटल्ड हैं। एक छोटी बहन रह गई, वो बस तैयारी कर रही है। मेरा छोटा वाला भाई है, वो भी कृषि अधिकारी है बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा अच्छा जी। और बाकी 2 बहनें, एक एडवोकेट है और एक बाल विकास विभाग में वर्क कर रही है। अच्छा, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, एक चीज़ ये जो आपने बताया कि माता पिता जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई उनकी नहीं रही, और फिर भी उन्होंने ये कोशिश की कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। इसकी कोशिश उन्होंने जो की, इसकी वजह उनकी एक सामान्य अपनी इच्छा जानकारी थी, या किसी कोई ऐसी चीज़ों का उनको जानकारियाँ मिली, किसी तरीके का कोई प्रभाव था जिसकी वजह से ऐसा किया उन्होंने? हमारे पापा जी थे, उनके एक फुफेरे भाई टीचर हैं, वर्तमान में प्राइवेट टीचर हैं। उन्होंने मतलब पापा को कुछ चीज़ों के बारे में जब नॉलेज नहीं थी तो पापा को बताया, और पापा ने भी मतलब कहीं भी अगर कोई भी आप ऑफिस कार्यालय में जाइए तो वहाँ आपको सामने मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो इन सब को कंसीडर करते हुए मेरे पापा ने शिक्षा पे हम लोगों को विशेष फोकस किया। अच्छा, इसका कारण आपका अगर कहें प्रेरणा स्रोत अगर कहें कोई ऐसा महापुरुष जो बनता हो जिसकी वजह से आप या आपके परिवार के लोगों को ज़्यादा प्रेरित रहे हों इस चीज़ से? मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से काफ़ी प्रभावित, मेरा परिवार और मैं दोनों लोग प्रभावित हैं। अच्छा। जैसे उन्होंने बहुत संघर्ष करके प्राप्त किया, तो संघर्ष तो खैर हमारी लाइफ में भी रहा, थोड़ा बहुत तो रहा ही। क्योंकि मेरे पापा 2010 में एक्सपायर हो गए थे जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही था। उसके बाद संघर्ष थोड़ा स्टार्ट हुआ
क्योंकि आप किसान परिवार से आते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी तो नहीं रहती हैं। अगर पापा एक्सपायर हो जाएं तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, ये आपने जो बात कही कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो ये बात तो है ही कि उनकी अपनी लाइफ ही खुद संघर्षों की, शिक्षा ग्रहण करना ही उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट भी उनका यही है कि 26 डिग्रियां जिस शख्स ने हासिल कर ली अपने जीवन में। तो ये जो प्रभाव है, आपके यहाँ खेतीबाड़ी कितनी खेतीबाड़ी रही हो? बुनियादी तौर पर आप कृषक किसान हैं, कितनी खेती है आपके यहाँ? मेरी इस समय मतलब लगभग 14-15 एकड़ ज़मीन है। अच्छा जी, 14-15 एकड़ तो मतलब वही 90 बीघा के आसपास। अच्छा। हाँ, पीलीभीत अच्छी ज़मीन है वैसे पीलीभीत। ज़मीन काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, धान गेहूँ गन्ना जो भी सारी फसलें होती हैं। अच्छा। हाँ। तो एक चीज़ ये, अब हम आपसे विभागीय इस पे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह के संघर्ष आपने अपने समय में, या हो सकता है आप भी क्योंकि उन चीज़ों से उन्हीं तबकों से आप जुड़े हैं, तो उनके बीच में आपने ये परेशानियां देखी होंगी। आज के समय में आपको क्या लगता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी की पीढ़ी, जो बहुत छोटे बच्चे हैं प्राइमरी में, उनको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं कुछ क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल। गांव में भी अभी भी लाइफ जो होती है बहुत संघर्षपूर्ण होती है। हमारे पास हमारे प्रसिद्ध स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, या जिनके माँ बाप उतने सक्षम नहीं होते कि किसी पब्लिक स्कूल में भेज सकें। तो हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, तो हम कोशिश यही रहती है, हमारे पास में वेस्ट स्कूल, अब जब से 2019 से ऑपरेशन कायाकल्प चला है, हमारा भौतिक परिवेश स्कूलों का बहुत बदल गया होगा। आप भी देख रहे होंगे टाइलीकरण, मतलब जो मल्टीपल हैंड वॉश हो गया, या हमारे यहाँ स्कूलों में आरओ भी लगे हैं, और अब बिदरी चैनपुर में हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास भी लगी हुई हैं। लगभग 50 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिनमें स्मार्ट क्लास लगी हैं। तो हम लोग भी अपने बच्चों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास जो भी टीचर हैं वो बेस्ट फैकल्टी है। अब हमारे पास टीचर भी बहुत मतलब वेल क्वालिफाइड टीचर आ रहे हैं। हमारे पास में MBA BTech किए हुए और PhD किए हुए भी टीचर हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना बेहतर दे सकें। नहीं, जैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे अच्छे और बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ में उनका जो है तालमेल बैठ पाता है नहीं, ये आपने देखा है कुछ? हाँ, तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा, बिल्कुल। आप ऐसा तो नहीं ये गैप हो कि कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं और बच्चे की बैकग्राउंड की वजह से उनके बीच में कुछ दूरियाँ हों? नहीं, ऐसी दिक्कतें फिलहाल आ नहीं रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग जैसे अभी FLN की ट्रेनिंग चल रही है, तो समय समय पर विभाग उनकी प्रशिक्षण भी करवाता है, और जो टीचर आते हैं वो भी B.Ed या VTC करके आते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि आप साइकोलॉजिकल रूप से कैसे बच्चों को डील करेंगे, कैसे उन्हें पढ़ाना है। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन्हें कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, और तमाम रिफ्रेशर कोर्स भी चलते रहते हैं। तो हम लोग बेहतर सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं बच्चों से। एक बात तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए सरकार की तरफ से या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इसके अलावा आप क्योंकि आप वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर हैं इस विभाग के बरेली में, तो आपकी पीढ़ी कुछ नए तरीक़ों से चीज़ों को सोचती भी होगी, अफसरों की भी निश्चित तौर पे। तो आप खुद के लेवल पे अपने कहें ब्लॉक में आप कोई ऐसा प्रयोग कर रहे हो, कोई कोशिश कर रहे हो विशेष तौर पर जो जनरल के अलावा, वो ऐसा कुछ? जैसे अभी हमें 12 से 15 दिन हुए हैं इस ब्लॉक में, तो हमने जो हमारा 6 अप्रैल से हमने न्याय पंचायत स्तर पर सभी प्रधानाध्यापकों के साथ मीटिंगें की हैं। हर न्याय पंचायत पे मीटिंग रखी, और मीटिंग के बाद में टीचरों से फीडबैक लिए कि कैसे आप पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने अपना सुझाव दिया कि आप जैसे अभी 2 साल तक कोविड की वजह से स्कूल टाइम से संचालित नहीं हो पाए, स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन एजुकेशन मिलती रही। ऑनलाइन एजुकेशन अभी ग्रामीण परिवेश में उतना प्रभावी नहीं रही जितना हमारे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो रहती है। तो हमने ये प्लान बनाया है कि 30 अप्रैल तक एक टारगेट दिया गया है हर टीचर को कि आप बच्चे की कमियां पहले मैपिंग कीजिए कि बच्चा किस अधिगम स्तर तक है। मतलब उसको हिंदी वर्णमाला आ रही है या 1 से 100 तक गिनती आ रही है, मतलब जो भी बेसिक नॉलेज होती है वो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है
तो आप उसको अलग अलग अपनी डायरी में नाम लिख लीजिए कि ये बच्चा हमारा इस अधिगम स्तर तक है। इस तरह से हम उनको कई अधिगम स्तर के आधार पर बच्चों को बांट लेंगे, और उसके बाद में हर टीचर को एक टारगेट दिया गया है कि आप अप्रैल में इन्हें हिंदी वर्णमाला सिखा देंगे या गिनती सिखा देंगे, या जो भी आपके टारगेट हैं आप अपने आप सेट कीजिए और बच्चों को उस लेवल तक वहाँ तक पहुँचाइए। ये आपका उत्तरदायित्व बनेगा। अगर कोई बच्चा उस लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर पाया तो ये टीचर की जवाबदेही तय की जाएगी। आप भी कहीं जाके पढ़ाते हैं किसी विद्यालय में? हाँ, मैं अभी यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जब मैं जहाँ पे कासगंज में मैं पोस्टेड था तो वहाँ मैंने एक स्कूल में रेगुलर में टीचिंग करता था। अच्छा, ऐसा कुछ यहाँ पर भी करेंगे अब? जी बिल्कुल करेंगे। और जो विभागीय कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लगता है कि प्रशासनिक तौर पर जिनको अगर दुरुस्त होने की ज़रूरत है, अगर की जा सकती हैं वो? देखिए, प्रशासनिक तौर पे तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक कमी महसूस होती है इस विभाग में कि हमारे जो अभिभावक हैं वो उनमें अवेयर नहीं रहते। तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर अभिभावकों को एक बार समझा ले गए या मोटिवेट कर ले गए कि शिक्षा का क्या महत्व होता है ज़िंदगी में, तो हमें लगता है कि जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं वो अगर रेगुलर एक बार हो गए और हम अभिभावकों को समझा ले गए तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और इसके लिए मैंने एक कार्य योजना भी बनाई है कि अभी 30 अप्रैल तक तो गेहूं की कटाई की वजह से भी अभिभावक गांव में कम मिल पा रहे हैं, खेतों पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि हम लोग मई के प्रथम वीक से एक हर नया पंचायत स्तर पर या जो भी बड़ी ग्राम पंचायत है उनमें अभिभावकों के साथ संगोष्ठी करेंगे, अभिभावकों को समझाएंगे कि कैसे आपको बच्चों को रेगुलर करना है, जिससे हम लोग जो भी एक कार्य योजना बनाते हैं वो हमारी फेल ना हो पाए, हमारे बच्चे रेगुलर हो जाएँ। आपके ब्लॉक में 15 दिन में आपने कोई ऐसे स्कूल चिन्हित किए जिनको आप कहें कि ये हमारे टॉप के स्कूल हैं, बहुत शानदार स्कूल हैं, जहाँ का शिक्षण गुणवत्ता बहुत ही बेहतरीन है? ऐसे कोई 4-5 स्कूल ऐसे? हाँ, एक PS भरतौल है, बहुत अच्छा स्कूल है, उसका आप मतलब ऑपरेशन कायाकल्प में भी उसमें काम हुआ है, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें बच्चे काफ़ी मतलब अच्छे बच्चे हैं। आप एक बार कभी विजिट करके देखेंगे, वहाँ काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन लेवल काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा हमारा कैंपस वाला भितरी चैनपुर है, इसमें भी स्मार्ट क्लास है और काफ़ी बच्चे मतलब बेहतर स्थिति में हैं। एक और भी स्कूल हैं 1-2 जो जिनमें अच्छा काम हुआ है। चलिए, हम चाहेंगे कि आप हमें 5-7 स्कूल ऐसी हमें कोई सूची दीजिएगा जी जहाँ पर हम लोग भी जा सकें वहाँ पर। और ऐसे भी कोई स्कूल हैं आपके ब्लॉक में जिसमें आपने देखा हो जो कि जिनको कहें कि बहुत चैलेंजिंग है, उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत होगी? जैसे एक नया पंचायत है केसरपुर, नया पंचायत केसरपुर में नामांकन वगैरह बहुत कम है, तो वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ चैलेंजिंग हैं, तो उनको हम लोग उस पर टीम वर्क कर रहे हैं। अच्छा। नया पंचायत केसरपुर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से बात करने के लिए। और आप थे खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश जी, और जो खुद भी जिन्होंने चैलेंज पार करते करते और अब बहुत सारे चैलेंजेस को जो है वो नए तरीके से फेस कर रहे हैं, बल्कि उन चैलेंजेस के लिए भी वो एक चैलेंज है वो खुद। तो अब वो ये सब काम कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी उनको बहुत कम समय हुआ है इस ब्लॉक में भी, और अभी बहुत सारी परिस्थितियाँ नई भी हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और बेसिक शिक्षा से जुड़ी ऐसी बहुत सारी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।